हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि लुसेंट का बायोलॉजी चल रहा है चैप्टर। उस बायोलॉजी में से मैक्सिमम जो था हम लोग का कवर हो गया है, थोड़ा बहुत लास्ट के पॉइंट बचे हुए हैं टॉपिक्स। तो उन टॉपिक्स को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और पढ़ाई करते हैं और इसको ख़त्म करके फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इसमें जो हम लोग का सबसे पहला है प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का गठन कब किया गया था, कहाँ पे किया गया था, इसको हम लोग डिटेल से याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे अब ये याद करने वाले हैं, इसमें समझने वाला कुछ पॉइंट है नहीं। अब जिस तरीके से याद हो जाए अच्छी बात है। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का स्थापना वर्ष 1962 में हुआ था। तो आयोडीन अल्पता का जो है कार्यक्रम का शुरुआत 1962 में हुआ। वहीं राष्ट्रीय दृष्टिहीनता दृष्टिबाधित नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में। कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 75 से 76 में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसका गठन जो है 1982 में किया गया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का गठन 1982 में किया गया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का स्थापना 1992 में हुआ है। राष्ट्रीय एड्स का स्थापना 92। तपेदिक 97। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 97। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 से 98। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का स्थापना 1997 से 98 में हुआ, जबकि पल्स पोलियो कार्यक्रम का स्थापना 1997 से 98 में हुआ था। पल्स पोलियो का स्थापना 97-98 में, प्रजनन का भी 97-98 में, और समन्वित रोग निगरानी कार्यक्रम का आयोजन भी 1997-98 में किया गया। जननी सुरक्षा योजना का गठन 2003 से 2004 में हुआ। वंदे मातरम योजना का स्थापना 2004 में हुआ। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, एक बार इसको फिर से हम लोग दोबारा रिपीट करके पढ़ेंगे तो याद होगा। आयोडीन का जो नियंत्रण कार्यक्रम है, आयोडीन नियंत्रण कार्यक्रम है, उसकी स्थापना 62। आयोडीन नियंत्रण कार्यक्रम की स्थापना 62। दृष्टिहीनता मतलब जो दृष्टिबाधित जिनकी है, दृष्टिहीनता 1976। राष्ट्रीय कैंसर 75 से 76। मानसिक स्वास्थ्य 1982। एड्स 92। तपेदिक 97। एड्स 92, तपेदिक 97। प्रजनन और बाल 97-98। पोलियो भी 97-98। समन्वित रोग निगरानी कार्यक्रम 97-98। जननी सुरक्षा 97-98। वंदे मातरम 2000, जननी सुरक्षा 2003-04 और वंदे मातरम भी 2004 में इनकी स्थापना की गई। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड RNA/DNA एप्लीकेशन टेस्ट की एक एडवांस तकनीक है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जो है वो एप्लीकेशन टेस्ट की एक एडवांस तकनीक है और सीधा यह जो HIV वायरस के जेनेटिक तत्वों का पता लगाती है। तो अगर पता लगाना हो कि HIV वायरस से एड्स किसी को हुआ है तो वो जेनेटिक होती है, तो उसका जेनेटिक तत्व है कि या फिर किसी से संक्रमित हुआ है, इसका पता लगाने के लिए न्यूक्लिक एसिड टेस्ट किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होता है इसके लिए। यह तकनीक जो ब्लड डोनर के रक्त में मौजूद बहुत ही कम स्तर के संक्रमण की पहचान कर लेता है। जो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है, इस माध्यम से क्या होती है कि कोई अगर ब्लड देने वाला है, ब्लड डोनर है, किसी का ब्लड लेके किसी व्यक्ति को चढ़ाना है, तो उसमें अगर बहुत कम मात्रा में भी संक्रमण रहेगा, उसको भी इसकी पहचान कर लेती है और इससे पता चलता है कि उसका ब्लड चढ़ाया जाए किसी मरीज को या फिर नहीं, या उसका डोनेट करना चाहिए या नहीं। इस जांच की मदद से 1 सप्ताह के संक्रमण को भी पकड़ा जा सकता है। अगर कोई 1 सप्ताह पहले भी संक्रमित हुआ है HIV से,
तो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट से उसकी HIV पॉजिटिव होने की पकड़ आ जाती है। विषाणु से संक्रमित होने वाले शरीर की कोशिकाएं, तो विषाणु से संक्रमित होने वाले शरीर की कोशिकाएं हैं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन की बनती हैं। जिसमें विषाणु से शरीर की कोशिका संक्रमित होती है तो वह किस प्रोटीन से बनाई जाती है, तो उसका नाम है इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन से वह बनाई जाती है। HIV पॉजिटिव लोग, अर्थात HIV वायरस का नाम है जिसको एड्स होती है, तो अगर पॉजिटिव है किसी में है, किसी व्यक्ति में, तो इसके लिए एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी ART अर्थात एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी की व्यवस्था की गई है। ART सेवाओं की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 को की गई थी। ART सेवा की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 को की गई थी। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिडोथाइमिडीन AZT, वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग होता है, तो AZT औषधि, जिसका फुल फॉर्म है एजिडोथाइमिडीन औषधि का प्रयोग किया जाता है। डेंगू ज्वर मादा एडीज एडजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू ज्वर किसकी वजह से फैलता है, तो एक मच्छर के काटने से फैलता है और उस मच्छर का नाम है मादा एडीज एडजिप्टी मच्छर। तो डेंगू ज्वर मादा एडीज एडजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। हमारे देश में डेंगू ज्वर का पहला मामला 1963 ईस्वी में कोलकाता में सामने आया था। डेंगू का पहला केस भारत में 1963 में आया था और भारत के कोलकाता शहर में आया था। डेंगू ज्वर होने के कारण ही मानव शरीर में क्या होती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और किसी को डेंगू बुखार होती है तो उसको बहुत जल्दी क्या होते हैं, उसके प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं और इसीलिए ये बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीर मानी जाती है। और ये जो बीमारी होती है मच्छर के कारण होती है और उस मच्छर का नाम है मादा एडीज एडजिप्टी। लोहे की कमी से, नेक्स्ट पॉइंट है कि लोहे की कमी से अरक्तता रोग होती है। तो ये सर्वविदित है, सबको पता है कि अगर लोहे की कमी हो जाए बॉडी में तो वहां पे अरक्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि अरक्तता रक्त रहित, तो रक्त में तो लोहा चाहिए ही ना, आयरन नहीं रहेगा तो रक्त में फिर रक्त की आवश्यकता है। बिना रक्त के तो लोहा के तो रक्त ही पॉसिबल नहीं है। तो ब्लड, क्योंकि महिलाओं में भी देखते हैं ब्लड अक्सर आयरन की कमी हो जाती है क्योंकि उनमें ब्लड क्या होती है, कमी होती रहती है। मिशन इंद्रधनुष, नोट करने वाला पॉइंट यहाँ पे है ये कि मिशन इंद्रधनुष क्या है। इसकी शुरुआत अर्थात मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को संपन्न हुआ था। इसका उद्देश्य था कि शिशुओं का पूर्ण रूप से प्रतिरक्षण किया जा सके। तो शिशु को भी, नवजात जो शिशु होते हैं उनको बहुत सारे इंजेक्शन दिया जाता है उनके इम्यूनिटी पावर बूस्टअप करने के लिए, ताकि भविष्य में उनको कोई भी किसी भी प्रकार की रोग ना हो। तो इसके लिए मिशन इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो इसमें 7 टीके लगाए जा रहे थे। मिशन इंद्रधनुष के तहत इसका 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई। इससे पहले भी लगाया जा रहा था, लेकिन मिशन इंद्रधनुष के तहत भी बहुत सारे टीके नए लगने शुरू हुए। टीकाकरण कार्यक्रम, यहाँ पर टीकाकरण कार्यक्रम का डिटेल दिया हुआ है। कोविड-19 से बचाव की 4 वैक्सीन उपलब्ध है। कोविड-19 से बचाव करने के लिए 4 वैक्सीन अभी तक उपलब्ध किया गया, जिनमें है पहला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से बने कोविशील्ड, जो कि बहुत सारे लोगों को कोविशील्ड लगा था, इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिला। तो कोविशील्ड पहला था वैक्सीन। दूसरा था कोवैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, और तीसरा क्या था, तीसरा था रूस का गैमेलिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित स्पुतनिक 5 व मॉडर्ना। इसको फिर से बैक कर लेते हैं। स्पुतनिक 5 जो रसिया का था और मॉडर्ना भी रसिया का था, 2 हो गए। रसिया के 2 हो गए, रूस के स्पुतनिक 5 और मॉडर्ना, और 2 हो गए भारत के कोविशील्ड और कोवैक्सीन। यही चारों टीके लग रहे थे। और जो भारत का कोविशील्ड था उसका प्रोडक्शन कौन सी कंपनी की थी, तो इसका प्रोडक्शन किया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फिर
ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के हेल्प से किया गया था। कोवैक्सीन जो था उसको भारत बायोटेक ने विकसित किया। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने विकसित किया। स्पुतनिक 5 और मॉडर्ना जो कि गैमेलिया इंस्टीट्यूट रूस के द्वारा विकसित किया गया। मॉडर्ना वैक्सीन जो है एक mRNA वैक्सीन है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करने के लिए वायरस के आनुवांशिक कोड के हिस्से को इंजेक्ट करता है। अर्थात कि जो मॉडर्ना वैक्सीन है वो क्या करेगा कि हमारे शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको सक्रिय कर देगा, जो कि वायरस की वजह से निष्क्रिय हो चुका है या फिर उसके घट गया है क्षमता, उसको एक्टिव मोड में कर देता है mRNA। और यह कहाँ पे प्रहार करता है, तो जो वायरस है उसका आनुवांशिक कोड पता लगाता है, उस कोड के हिस्से पर ही इंजेक्ट किया जाता है ताकि इम्यूनिटी पावर बढ़ा करके शरीर खुद ही अपने आप रिकवर कर ले। यहाँ पे टीकाकरण कार्यक्रम का कुछ शेड्यूल दिया हुआ है। बीसीजी टीका लगता है बच्चा को, हर किसी को लगा होगा। वो जो बाजू पे उसका निशान पड़ जाता है बाद में, आप लोग अपने बाजू पे देख सकते हैं, वहाँ पे हटता नहीं है कभी भी, निशान रहती है इस टीके की अगर पड़ा होगा तो। पहले बहुत सारे लोगों को टीबी वगैरह हो रहा था इसलिए बीसीजी अब देना जाना लगा, उससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया। तो बीसीजी इसका फुल फॉर्म है बेसिलस कॉलमेटर यूरिन। बीसीजी का फुल फॉर्म है बेसिलस कॉलमेटर यूरिन। जन्म पर बच्चा जब जन्म लेता है उस समय टीबी से सुरक्षा 70% तक सुरक्षा होती है। अगर ये टीका लग गई है, आप बहुत ज़्यादा कुपोषण का शिकार नहीं हो रहे हैं, तो पूरी गारंटी है कि आपको टीबी नहीं होगी। और 70% तक बीसीजी जो इंजेक्शन है वो बॉडी को सेफ्टी प्रदान करता है। नेक्स्ट वैक्सीन है डीपीटी। तो डीपीटी जो वैक्सीन है वो डिप्थीरिया, डीपीटी तीन रोगों के लिए होती है। डीपीटी डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस और टी से टेटनस टॉक्साइड के लिए होती है। तो डीपीटी इंजेक्शन पड़ता है बच्चों को 3 बीमारियों के लिए। पहला डिप्थीरिया, जो कि डिप्थीरिया डिप्थ था बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से होने वाला था। पर्टूसिस था और टेटनस था। तो ये तीनों के तीनों जो हैं, ये तीनों तो बैक्टीरिया से ही होते हैं और ये तीनों बच्चों को पड़ते हैं। और कितने दिनों में पड़ते हैं, तो 6, 10, 14 सप्ताह और 16 से 24 माह की आयु में पड़ता है। ठीक, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह में 3 डोज होता है, डीपीटी 1, 2, 3 करके। और फिर फाइनली इनको जो होता है इसके माह की आयु में सुरक्षा या 90 से 99% देने का इसकी गारंटी होती है। बीसीजी 70% तक सुरक्षा गारंटी देता है और डीपीटी 99% तक अर्थात 100% सुरक्षा गारंटी देता है कि आपको कोई बीमारियां नहीं होंगी। ओपीवी या पोलियो जो वैक्सीन है अभी तो बंद हो गया, मतलब बहुत कभी कभी इसके कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं क्योंकि भारत लगभग पोलियो मुक्त हो चुका है। तो जो ओपीवी पोलियो है वो 6, 10, 14 सप्ताह और 16 से 24 माह की आयु और संस्थागत जन्म के समय, अगर बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उस समय उसको पोलियो की खुराक दी जाती है और इससे इस खुराक को लेने वाले व्यक्ति को 100% तक सुरक्षा की कवर प्रदान करता है। अर्थात जो खुराक लिया है उसको कभी भी पोलियो नहीं होगा। डीपीटी भी पूरा ले रहा था, लेकिन सिर्फ बीसीजी जो है जो सिर्फ 70% तक गारंटी ले रहा है। खसरा जो है वो 9 से 12 माह की आयु पर बच्चे को पड़ता है और यह भी 100% सुरक्षा की गारंटी लेता है खसरा भी। और ये जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तब खसरा के टीका पड़ते हैं। डीटी क्या है, तो डीटी डिप्थीरिया और टेटनस, इसमें पर्टूसिस हट गया। डीपीटी में से पर्टूसिस भी था, इसमें पर्टूसिस हट गया, सिर्फ डीटी है। अब पर्टूसिस समझ रहे होंगे किस लिए क्या होता है। पर्टूसिस काली खांसी वाली टीका है। जो डीटी जो है डिप्थीरिया और टेटनस टॉक्साइड, तो यह 5 वर्ष की आयु के बच्चे को डीटी का इंजेक्शन दिया जाता है। जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तब उसको डिप्थीरिया और टेटनस का इंजेक्शन लगता है। वहीं टीटी सिर्फ टेटनस का इंजेक्शन लगता है 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में। बच्चा जब 10 वर्ष का हो जाए और 16 वर्ष की आयु का हो जाए तो उसको लगता है सिर्फ टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन। टीटी की सुई गर्भवती महिला के लिए भी होती है। जब महिला गर्भवती होती है तब भी उसको टीटी का इंजेक्शन लगता है और 2 खुराक लगते हैं। अगर 3 वर्ष के भीतर टीका लगा है तो 1 खुराक,
अगर कोई महिला फर्स्ट टाइम गर्भवती हुई हो तो उसको 2 खुराक लेंगे टीटे के, जबकि वो महिला पहला चाइल्ड दे चुकी है और दूसरे बच्चे को बर्थ देना है, लेकिन 3 साल के पहले ही दूसरा बच्चे के जन्म हो रहा है, तो उसको मात्र 1 ही खुराक टीटी का लगेगा, ना कि 2 खुराक। ठीक, तो उसको मात्र 1 ही लगेगा, क्योंकि महिला 3 वर्ष के भीतर ही दूसरी बार बच्चे को जन्म देने वाली है। पोलियो वैक्सीन का विकास, यहाँ से हम लोग का छूट गया था। तो पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 ईस्वी में किए, और पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जॉन्स साल्क नामक व्यक्ति ने किया था, तथा 1962 ईस्वी में मात्र 10 साल बढ़ा 10 साल में अल्बर्ट साबिन आए। अब जॉन साल्क की जगह पे अल्बर्ट साबिन आ गए, इनके द्वारा किया गया। पोलियो वायरस जो है वो 3 प्रकार का होता है, टाइप 1, 2 एवं 3। इसी आधार पे विश्व में पोलियो की रोगी जो थे उनको 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। सबसे कम मरीज जो हैं वो टाइप 2 के हैं। यहाँ पे इसको VVI कर लेते हैं कि सबसे कम मरीज जो देखे गए पोलियो में वो टाइप 2 के देखे गए, और अधिकतर जो मरीज थे वो टाइप 3 के मरीज थे। सबसे ज्यादा टाइप 3 के थे, सबसे कम मरीज टाइप 2 के थे, मतलब बीच में 1 हुआ। इसलिए पोलियो से निपटने के लिए अधिकतर जो वैक्सीन है वो टाइप 3 की तैयार की गई, क्योंकि टाइप 3 के अधिक मरीज थे और इसका विषाणु जो है सबसे छोटा होता है। टाइप 3 का वैक्सीन जो क्या है ज्यादा से ज्यादा तैयार किया गया है, क्योंकि इनसे ज्यादा संक्रमित लोग हैं, परंतु इसका विषाणु सबसे छोटा होता है। मतलब देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर वाला हाल है यहाँ पे। नेक्स्ट है चिकित्सा संबंधी आविष्कार। तो चिकित्सा संबंधी आविष्कार क्या क्या बोला रहे हैं मेरे से। चिकित्सा संबंधी आविष्कार, तो विटामिन है आविष्कार, इसके आविष्कारक कौन ही, तो विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन की खोज करता है फंक। विटामिन बी की खोज करता है मैकुलन। डी के हापकिंस। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करता है वाम्समैन। होम्योपैथी की खोज करता है हैनीमैन। ओपन हार्ट सर्जरी का वाल्ट लिलेहल। प्रथम परखनरी शिशु की खोज करता एडवर्ड सेमिस्टोप्टो। एंटीजन के लैंडस्टीनर। क्लोरोफॉर्म के हैरिसन और सिम्पसन। टेरामाइसिन के फिनेल। डायबिटीज के बेंटिंग। इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्या हम पढ़ें। आप लोग अपने सब लोगों के पास अगर बुक होगा लोशन के तो पढ़ लीजिएगा, कैसे तो एक बार में याद होने वाला ही है नहीं। प्रमुख औषधियां, कौन कौन सी औषधि है, तो यहाँ पे है निश्चेतक, एनास्थेटिक। निश्चेतक औषधि जो एनास्थेटिक है, तो उसका दिया गया है कि कौन कौन सा ये बन रहा है, मतलब किसके किसके थ्रू बनता है ये। तो डाइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म, सोरोफॉन, सब बस इसका मेन मोटो नाम याद रख लेना है। ये प्रमुख औषधि जैसे एंटीबायोटिक्स भी है, एंटीसेप्टिक है, एंटीपायरेटिक, सल्फा ड्रग्स, ये सब में कौन कौन सा आता है। प्रमुख चिकित्सा उपकरण। प्रमुख चिकित्सा उपकरण हृदय पेसमेकर जो है वो हृदय गति को कम करता है, और हृदय गति को कम नहीं करता। एक्चुअली हृदय गति जब कम हो जाती है तो इसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए इसका प्रयोग होता है। हृदय की जगह पे यहाँ पे साइड में इसको लगा दिया जाता है। हृदय से जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं उनको। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, सीटी स्कैन क्या होती है, तो संपूर्ण शरीर में अगर पूरे शरीर में विकृति किसी प्रकार की आ गई है तो उसका पता लगाने के लिए कि संपूर्ण शरीर में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ है। जैसे तो नहीं कुछ कुछ बीमारी होती है समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ है, तो उस केस में बॉडी का सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी कराई जाती है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हृदय कार्डियो जो होती है ना हृदय संबंधित होती है, तो हृदय संबंधी जो भी असामान्यताएं होंगी, विभिन्नताएं होंगी, उनकी पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर, तो ऑटो एनालाइजर क्या करेगा, तो यह ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच करता है। ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच करता है। जबकि इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ जो है वो मस्तिष्क के विकृति को क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ EEG, तो ये हो जाएगा मस्तिष्क की
विकृति का पता लगाने के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का होता है ECG। MRI क्या होता है? MRI बहुत सारे लोग कराते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडेक्स जो होती है MRI इमेजिंग, यहाँ पे दिया भी है फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा संपूर्ण शरीर में असामान्य या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाया जाता है। तो शरीर में जो भी विकृति होता है उसका सही से पता लगाया जाता है MRI के द्वारा। यहाँ पर देखिए CT स्कैन के द्वारा भी वही सेम चीजें हो रही थी, यहाँ MRI के द्वारा भी हो रही थी। और यहाँ भी संपूर्ण शरीर में विकृति पता लग रहा था, यहाँ भी। जंतु विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक कौन कौन से हैं? तो वही सारी चीज दिया हुआ है, इसका तो रटना है जो पहले से हो चुका है उसी को शॉर्ट फॉर्म में। तो बुक तो होगा, मुझे लगता है कि सभी के पास लूसेंट का बुक होगा और इसको खुद से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। और एक बार में याद नहीं होता है तो इसको बार बार पढ़ते रहना। जैसे कि एक बार पढ़ लिए फिर अगले दिन इसी को पढ़ रहे हैं, मतलब पहला दिन पढ़े जो लास्ट के 2-3 पेज हैं, फिर दूसरा दिन भी इसको पढ़ेंगे, फिर तीसरा दिन भी पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, लगातार 4 से 5 डेज पढ़ेंगे। लगातार अगर 4 से 5 डेज पढ़ेंगे ना तो ये जो लास्ट वाले हैं ये जरूर याद हो जाएंगे। तो वही सारी चीजें दिया हुआ है, क्या मैं इसको पढ़ूं? हाँ, यहाँ पे लास्ट में कुछ है, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसको हम लोग पढ़ते हैं, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सपनों के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहते हैं। सपनों के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य अध्ययन को कैलोलॉजी, सपनों के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। जीवन के जब उत्पत्ति हुआ उस समय ऑक्सीजन नहीं था। शरीर में सबसे मजबूत तत्व जो होता है दांतों का एनामेल होता है, जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। शरीर में सबसे दृढ़ या मजबूत तत्व जो है दांतों का एनामेल होता है, जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। वहीं मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, न कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर, क्योंकि पुरुष में XY और महिला में XX होती है। तो चूंकि ये तो सेम होती है इसलिए पुरुषों पे डिपेंड करता है। सबसे तेज तंत्रिका आवेग होती है, जो कि जिसका मान है, जिसका वैल्यू है 532 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे तेज तंत्रिका आयोग का वैल्यू है 532 किलोमीटर प्रति घंटा। मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल कितना होता है? तो मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग किलोमीटर 93 वर्ग मीटर होता है। मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, जो शरीर का जो बाहरी क्षेत्रफल है उसका 40 गुना होता है। आंतरिक क्षेत्रफल बाहरी क्षेत्रफल का 40 गुना, अर्थात समझिए कि फेफड़ा कितना बड़ा होगा। 93 वर्ग किलोमीटर मामूली है, बहुत दूरी है, बहुत सारा बड़ा एरिया है। शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं। एक सेकंड में 150 लाख कोशिकाएं शरीर के अंदर नष्ट हो जाते हैं। वहीं स्त्री के गर्भाशय का भार, जिसने कभी संतान को जन्म नहीं दिया हो, तो 50 ग्राम होता है। अगर बच्चा ना हुआ हो तो 50 ग्राम, परंतु अगर वह स्त्री संतान को जन्म दे देती है उसके बाद उसकी गर्भाशय का वजन 50 ग्राम बढ़ करके डबल 100 ग्राम का हो जाता है। गुर्दा जो किडनी है उसका भार लगभग 140 ग्राम होता है। किडनी का भार होता है 140 ग्राम। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। हृदय रक्त पंप करता है, उसकी क्षमता है 4.5 लीटर प्रति मिनट का होता है। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत है जो वो लगभग 7 मीटर लंबी होती है और उसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो छोटी आंत 7 मीटर लंबा है, उसका व्यास 2.5 है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण ब्लड सर्कुलेशन में लगभग 23 सेकंड लगता है। पूरा शरीर में ब्लड का एक बार सर्कुलेशन हो जाए, ऊपर से नीचे तक घूम जाए, उसके लिए उसको 23 सेकंड का समय लगता है, अर्थात 23 सेकंड में बार बार घूमते रहती है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक
पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन नामक जो प्रतिजैविक है वो पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड है। ठीक है, सबको पता है। एल्बाट्रॉस सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है। एल्बाट्रॉस जो है वो सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है और इसके पंख का फैलाव 10 से 12 फीट तक है। एल्बाट्रॉस के पंख का फैलाव 10 से 12 फीट है। प्लेसेंटा बनने के आरंभ के समय HCG हार्मोन काफी मात्रा में स्रावित होता है। और प्लेसेंटा कब बनता है? जब बच्चे जो होता है गर्भाशय में भ्रूण अवस्था में होती है, तो उसको परवरिश करने के लिए प्लेसेंटा बनता है, उसके नाभि से जोड़ के उसको पोषण देने का ये कार्य करता है। तो जैसे ही प्लेसेंटा बनने का शुरुआत हो जाती है तो जो गर्भाशय से HCG हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होकर के मूत्र में उत्सर्जित होने लगते हैं। और इसी समय जब मूत्र की जांच होती है तो ये हार्मोन जो इस HCG हार्मोन है, इसी की वजह से पता लगता है कि महिला जो है वो गर्भवती हो गई है या गर्भाधान धारण कर ली है। बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज्यादा होती है। बच्चे के हृदय की धड़कन जो होती है बहुत ज्यादा उसकी हार्ट बीट होती है। एक वयस्क मनुष्य तो सब कुछ ज्यादा होता है, उसके पास सबसे ज्यादा हड्डी है, बच्चों के पास हृदय ज्यादा पंप कर रहे हैं, सब चीज ज्यादा होता है। एक बार सांस लेने की क्रिया जो है वो 5 सेकंड में, अर्थात 2 सेकंड का में सांस लिया जाता है निश्वसन और 3 सेकंड में सांस को छोड़ना होता है। तो इस दौरान जब 5 सेकंड में एक बार सांस का पूरा प्रोसेस हो जा रहा है तो टोटल ये 5 सेकंड कर करके कितना हवा अंदर ली जाती है? तो 500 मिलीलीटर। तो एक बार जब पंप मतलब हवा हम अंदर लेते हैं वायु से तो कितना लेते हैं? 500 मिलीलीटर हवा कंज्यूम करते हैं। मनुष्य के शरीर में रुधिर जो है प्रतिदिन लगभग 350 लीटर, प्रतिदिन रुधिर 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो ब्लड है जो वो ऑक्सीजन होने का कैरी करने का कार्य करता है। तो ऑक्सीजन जब चारों तरफ पूरा शरीर में ले जा रहा है तो वो 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिका तक पहुंचा देता है दिन भर में। इसमें से 97% जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो 97% ऑक्सीजन ले जाती है, वहीं शेष 3% भाग का संचरण रुधिर प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित सामाजिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गांव में 1000 की जनसंख्या पर एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता चुनी गई है, जिसे आशा अर्थात के एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कहा जाता है। और यह आशा स्वास्थ्य संबंधी लोगों को, बच्चों को और उनके माताओं को जानकारी देती हैं। आशा का फुल फॉर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाती है तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। किसी कोई मनुष्य का तापमान जो है वो 95 से अगर गिर जा रही है तो उस केस में उसको हाइपोथर्मिया का बीमारी हो जाता है। नाखून, खूर और सींग जो होते हैं किसी भी जानवर के, क्योंकि वो तो हैं जीवित परंतु वो निर्जीव की भांति कार्य करते हैं, तो ये कौन सा ऊतक के बने होते हैं ये जानना बहुत जरूरी हो जाती है। तो नख, खुर और सींग केराटिन ऊतक के बने होते हैं। डीएनए बारकोडिंग क्या है? एक विशिष्ट जीन या फिर जीन से डीएनए के एक छोटे खंड का उपयोग करके प्रजातियों की पहचान की एक विधि है। डीएनए बारकोडिंग क्या है कि कोई भी विशिष्ट जीन है या उस जीन से डीएनए लिया जाता है, डीएनए एक छोटा सा टुकड़ा, और वो किस प्रजाति से है, वो जो जीव है वो किस प्रजाति से है उससे पता लगाती है। डीएनए बारकोडिंग के कुछ प्रयोग में शामिल है, जैसे कि फूल या फल उपलब्ध नहीं है उस केस में भी पौधों की पत्तियों की पहचान कर लिया जाएगा इसी डीएनए बारकोडिंग की मदद से। और फूल नहीं है, फल नहीं है तो कैसे पहचानेंगे ये पत्ती किस पौधे का है, क्योंकि मैक्सिमम का सेम है, तो उसके डीएनए बारकोडिंग की हेल्प से। परागण करने वाले जानवरों के शरीर पर एकत्रित जो परागण है उसकी पहचान किया जा सकती है। कीट लार्वा की पहचान की जा सकती है, जिसमें वयस्कों की तुलना में कम नैदानिक लक्षण हो सकते हैं। लास्ट है और 25 नंबर है कि जब एक से अधिक जीवों के डीएनए वाले नमूने से
जीवों की पहचान करने के लिए बारकोडिंग का उपयोग किया जाता है तो डीएनए मेटा बारकोडिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस केस में डीएनए मेटा बारकोडिंग का प्रयोग होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला जो हम लोग अभी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री वाला वीडियो में रसायन विज्ञान में मिलेंगे। इस वीडियो के यहाँ पर करता समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।